हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 के पाठ्यक्रम को हम एनसीईआरटी बेस्ड डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि हमको एक साइंस की बेसिक समझ हमारे दिमाग में हमारे को समझने में विकसित हो सके दोस्तों, उसके हिसाब से डिस्कस किया जा रहा है दोस्तों। तो ये ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में जो साइंस पूछी जाती है उन्हीं में काम आएगा दोस्तों। ये लेक्चर जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्लास 6 और क्लास 7 भी मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। अब 8th को हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं दोस्तों, चैप्टर नंबर पहला। अभी हम चैप्टर नंबर दूसरा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। तो नोट्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेरे द्वारा जो बनाई गई थी नोट्स पहले बनाई गई थी जब मैं तैयारी कर रहा था, तो उसमें जैसी हैंड राइटिंग में मैंने उसको जल्दी में बनाया था, उसी हैंड राइटिंग वाली नोट्स को मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों। इतना टाइम नहीं है कि मैं दूसरी नोट्स अभी बना पाऊं, लेकिन क्वालिटी और कंटेंट के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल बताने की हर कोई चीज कोशिश की जाएगी जो आपको समझने में और पढ़ने में आसानी जाए। राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना, 19-20 का ही फर्क है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। आइए शुरू करते हैं। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से डिस्कस करूंगा दोस्तों मैं। चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। कक्षा 8वीं का एनसीईआरटी समरी है, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी है जो हैंडराइटिंग के रूप में है दोस्तों। तो मैं इसको समझाने और बताने की कोशिश करूंगा। तो देखो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, है ना। नग्न आंखों या खुली आंखों से नहीं देख सकते, दिखाई ही नहीं पड़ते ये, तो नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हमारे लिए मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु दोनों हो सकते हैं दोस्तों। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह हमारे लिए मित्र भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं। तो मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव जो है दोस्तों, वो उससे हमको भोजन का उत्पादन, औषधियों में काम आता है, पर्यावरण संरक्षण में काम आएंगे सूक्ष्म जीव, और कृषि के उत्पादन में काम आते हैं दोस्तों। कौन से वाले? जो मित्र होते हैं। लेकिन शत्रु भी होते हैं दोस्तों। जो शत्रु के रूप में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं, भोजन दूषित करते हैं, दांत को सड़ा देते हैं, कई बार दांत में हो जाते हैं, संक्रमण रोग को फैलाते हैं, है ना। तो ये ऐसे दो टाइप के होते हैं सूक्ष्म जीव। एक तो मित्र भी होते हैं, दूसरे शत्रु भी होते हैं। तो इनको अपन पढ़ेंगे एक एक करके दोस्तों। तो देखिए पहले, सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंख यानी नंगी आंख से नहीं देखा जा सकता दोस्तों, है ना। दिखाई देते, अकेली आंख से दिखाई नहीं देते, लेकिन होते तो हैं। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में, जैसे वर्षा ऋतु जब बरसात आती है दोस्तों, उसमें जो ब्रेड और रोटी में काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचना दिखाई देती है कि नहीं। कई बार आप रोटी को रख देना घर में, दूसरे दिन सुबह देखोगे उसमें तो काले रंग की या भूरे रंग की गोल सूक्ष्म जीव संरचनाएं दिखाई देती है। वो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों ही की वृद्धि हो जाती है दोस्तों, उसकी वजह से होता है। जैसे कि ब्रेड के ऊपर दिखाई देती है, कई बार रोटी के ऊपर दिखाई देती है, तो वही बताया गया है। उदाहरण के लिए वर्षा ऋतु में ब्रेड और रोटी में काले रंग के गोल सूक्ष्म जीव, काले या भूरे रंग के गोल ऐसे धागा टाइप के बन जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव ही है दोस्तों। वृद्धि करने की वजह से जाल टाइप का बना लेते हैं। तो ब्रेड और रोटी में काले रंग के या फिर भूरे रंग के गोल सूक्ष्म जीव सूक्ष्म संरचना दिखाई देती है, वो एक प्रकार के सूक्ष्म जीवों की ही वृद्धि होती है दोस्तों। उसका एग्जाम्पल है, एक प्रकार का उसका एग्जाम्पल है। देखो और आगे देखते हैं। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं दोस्तों। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं, है ना। कुछ दिखाई देते हैं, जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक दिखाई देते हैं अपने को, ब्रेड पर उगने वाले कवक दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते। इसका कारण सूक्ष्म जीव ही होते हैं। तो कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देते। जैसे कुछ दिखाई देने वाले, जैसे ब्रेड पर उगने वाले कवक हमको दिखाई दे देते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देते। तो ये बताया गया है। तो दोस्तों जितने सूक्ष्म जीव जितने भी है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये जो मैं नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है। आप बुक सामने रख के भी देख सकते हैं, सब आपको वहां मिल जाएगा। उसमें ज्यादा कुछ लिखा रहता है। यहाँ मैं बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपने को नॉलेज, हमको समझ विकसित हो सके, उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है दोस्तों। एक तो होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, चौथा होता है शैवाल। तो इसको इंग्लिश में जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, कवक को फंगी कहते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं और शैवाल को एल्गी कहते हैं दोस्तों, एल्गी, है ना। तो ये होते हैं दोस्तों। तो मुख्य 4 वर्गों में बांटा गया है। इनके बारे में अपने को पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में, फंगी के बारे में, है ना, और प्रोटोजोआ के बारे में और
एल्गी के बारे में, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। समझ में आ गया। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है ना। तो बांटा गया है, तो चारों के नाम मैंने यहाँ लिख रखा हूँ। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल यहीं बता देता हूँ, फिर आगे भी डिस्कस करते हैं कि दोस्तों सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक होता है जीवाणु दोस्तों। तो जीवाणु जो होता है, जीवाणु जिसे बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये एक कोशिकी जीव होते हैं दोस्तों, जिसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता। इसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक नहीं होता। कवक की बात करते हैं, कवक को फंगी भी बोलते हैं दोस्तों। ये भी एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकी और बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन केंद्रक भी होता है। कोशिका भित्ति होती है और लेकिन केंद्रक होता है। कोशिका भित्ति होती है और लेकिन केंद्रक भी होता है इसमें। दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं इंग्लिश में। ये एक कोशिकी जीव होते हैं जिसमें केंद्रक होता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती। केंद्रक होता है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती प्रोटोजोआ में। शैवाल की बात करेंगे जिसे एल्गी कहते हैं, एल्गी, ये भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति होती है और केंद्रक भी होता है। तो इसमें कोशिका भित्ति और केंद्रक दोनों होता है। कोशिका भित्ति और केंद्रक दोनों होता है। इसमें भी कोशिका भित्ति और केंद्रक दोनों होता है। जो जीवाणु होते हैं इसमें जो होता है कोशिका भित्ति और केंद्रक नहीं होता। इसमें भी कोशिका भित्ति और केंद्रक नहीं होता। तो समझ में आया। अब इनको देखो, इसके आकार के बारे में यहाँ बताया गया कैसे दिखते हैं करके। एनसीईआरटी में चित्र यानी डायग्राम भी था दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूँ। तो बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया जो होते हैं स्पाइरल हो सकता है, स्पाइरल होता है और छड़नुमा होते हैं। स्पाइरल और छड़नुमा होते हैं, याद रखना है। बैक्टीरिया जो है एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हैं, चित्र दिख जाएगा आपको वहाँ पे, है ना। तो ये स्पाइरल और छड़नुमा होते हैं। जो शैवाल होते हैं दोस्तों, ये शैवाल जो है इसका ये होता है, इसका नाम है क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस होते हैं और स्पाइरोगाइरा होते हैं, है ना। तो क्या क्या होते हैं शैवाल जो होते हैं, कैसे होते हैं, तो क्लेमाइडोमोनस होते हैं और स्पाइरोगाइरा होते हैं, ये पता होना। जो प्रोटोजोआ, जो अमीबा और पैरामेसियम, ये प्रोटोजोआ दोस्तों, प्रोटोजोआ। कवक को देखेंगे अपन तो कवक जो है ये राइजोपस, राइपोजस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और एक और होता है जिसका नाम है पेनीसीलियम, और एक होता है एस्परजिलस। तो ये पता रहना चाहिए अपने को, है ना। ये इनके आकार और चित्र बना के भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में, जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ सिर्फ। तो बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के बारे में लिखा हूँ, जो 4 वर्गों में बांटा गया है। एक और होता है दोस्तों विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? विषाणु जिसे वायरस भी कहते हैं, ये सूक्ष्म संक्रमण कारक होते हैं जो जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन करते हैं। जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन करते हैं, और ये ना तो पूरी तरह से जीवित होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं, बल्कि दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं विषाणु जो होते हैं अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं दोस्तों, है ना। नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत सामान्य होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है दोस्तों, क्रिस्टल के रूप में एकत्रित किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही एनसीईआरटी में जो लिखा है सरल भाषा में वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सूक्ष्म जीव यानी विषाणु जो है ये सूक्ष्म होते हैं। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, सिर्फ जिंदा चीजों के अंदर रहते हैं, ये पता होना। विषाणु केवल जिंदा चीजों के अंदर ही रहते हैं, अर्थात पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। अभी इतनी जानकारी होना इनके बारे में। तो वायरस से होने वाले रोगों के बारे में बताया गया है यहाँ पे, जैसे कि जुकाम पूछा जा सकता है। जुकाम कैसे होता है? वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू, एक इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है, ये भी वायरस से होता है। खांसी, ये भी वायरस से होता है, विषाणु द्वारा होती है, याद रखना है। कभी पूछा जाता है जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी विषाणु द्वारा होती है। पोलियो, खसरा भी वायरस से ही होता है दोस्तों। खसरा को चिकन पॉक्स भी बोलते हैं, है ना। तो पोलियो और खसरा ये भी वायरस से होता है। टाइफाइड भी वायरस से होता है, टाइफाइड। और क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, टीबी, है ना, टीबी, तो ये क्षय रोग ये भी वायरस से होता है। तो ये अपने को नाम पता होना। जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा फ्लू ये वायरस से होता है। खांसी ये विषाणु द्वारा होता है। पोलियो, खसरा और टाइफाइड और क्षय रोग यानी टीबी ये कैसे होता है? ये वायरस से होता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपने को पता रहेगा। मलेरिया के बारे में सुनो। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है, जो आमतौर पर मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है।
मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो कभी पूछा मलेरिया कैसे होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये ऑप्शन में पूछ लेता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, याद रखना है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसे अतिसार भी कहते हैं, अतिसार यानी डिसेंट्री यानी अतिसार, ये भी प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये पता होना। कभी पूछेगा मलेरिया किसके कारण होता है? अतिसार, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मैंने बता दिया मलेरिया एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होने वाला रोग है, जो आमतौर पर मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, ये याद रखना है। अब देखते हैं मित्रवात सूक्ष्म जीव, मित्रवात यानी जो मित्र है उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मित्र वाले जो है दही, ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं, दही, ब्रेड और केक बनाने में काम आते हैं। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है दोस्तों, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जा रहा है, ये पता होना। जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं वो पर्यावरण को स्वच्छ भी रखते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ट इत्यादि अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। जैसे अपन ने कोई सब्जियों को काट के बाहर फेंक दिए, थोड़ी देर बाद देखना उसमें अलग ही टाइप की संरचना दिखाई देने लगती है और वो सूक्ष्म जीवों द्वारा उसका अपघटन किया जाने लगता है ना। तो अपघटन किए जाने लगता है, अपघटन की जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। हानिकारक पदार्थ जैसे औषधि उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। हानिकारक पदार्थ में, कृषि में, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी जीवाणु का काम होता है दोस्तों, सूक्ष्म जीवों का काम होता है ना। तो क्या बताया मैंने? हानिकारक पदार्थ, औषधीय उत्पादन, कृषि में, मृदा की उर्वरकता में वृद्धि में भी और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी इसका उपयोग हो रहा है। सूक्ष्म जीवों का ही हाथ होता है उसमें। तो ये समझ में आ गया इतनी चीजें। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते हैं दोस्तों, जैसे कि जीवाणु, शैवाल और प्रोटोजोआ। नहीं, प्रोटोजोआ नहीं, जीवाणु और शैवाल। जीवाणु और शैवाल जो होते हैं ये कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते हैं जैसे जीवाणु और शैवाल, और कुछ बहुकोशिकी होते हैं जैसे कि शैवाल भी होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं, और प्रोटोजोआ और कवक। तो समझ में आया क्या? तो क्या बोला है यहाँ पे? सूक्ष्म जीव एक कोशिकी होते हैं जैसे कि जीवाणु और शैवाल, ये दोनों एक कोशिकी है। और बहुकोशिकी में आता है जैसे शैवाल बहुकोशिकी, प्रोटोजोआ और कवक ये बहुकोशिकी होते हैं दोस्तों, ये बहुकोशिकी होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, यहाँ हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल, दलदल में भी, शरीर के अंदर में भी जीवित रह सकते हैं। ये हर परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, जैसे मरुस्थल में भी जीवित रह सकते हैं, दलदल में भी जीवित रह सकते हैं, शरीर के अंदर भी जीवित रह सकते हैं दोस्तों। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरों पर आश्रित होते हैं, कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, कुछ दूसरों पर आश्रित होते हैं, कोई दूसरों पर आश्रित रहते हैं, और कुछ स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, ये पता होना। अमीबा अकेले रह सकता है। अमीबा एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो बड़ा भी है, लेकिन अमीबा अकेले रह सकता है दोस्तों। अमीबा जो है अकेले रह सकता है, यानी अकेला रह सकता है। कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक और जीवाणु जो है समूह में रहते हैं, ये पता होना। उसके बाद देखते हैं लैक्टोबैलिसिस नामक जीवाणु, है ना। तो एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैलिसस नाम का जीवाणु, जो दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु है। ये दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैलिसिस जीवाणु है, जो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही बना देता है। जो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलकर दही बना देता है दोस्तों। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम बताइए। तो लैक्टोबैलिसिस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, याद रखना है ना। उसके बाद ईस्ट के बारे में बताया गया है। ब्रेड में ईस्ट डालने से ब्रेड फूलता है दोस्तों, आपको जानते होंगे। ब्रेड में ईस्ट डालने से ब्रेड फूलता है। ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। ये जो ईस्ट होता है दोस्तों, ईस्ट को ये भी बोलते हैं, इसका इसी का नाम है, याद रखना, खमीर इसी को बोलते हैं। ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। यह एक तरह की फफूंद होता है दोस्तों, या आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस वजह से ब्रेड फूलने और हल्की बनती है। इस तरीके से ब्रेड फूलने और हल्की बनती है। तो वही लिखा हुआ है, जैसे आधा किलो आटा और मैदा लेकर चीनी डाल के गर्म जल में मिलाएं तो थोड़ी मात्रा एक चुटकी ईस्ट डाल दिए, थोड़ी मात्रा में एक चुटकी ईस्ट डाल दिए, ईस्ट पाउडर डाल दिए, जिससे मिलाकर 1 से 2 घंटे बाद फूलकर
फूलकर मिल जाती है दोस्तों, फूलकर मिल जाती है। तो वही बताया गया है यहाँ पे, ब्रेड में ईस्ट डालने से ब्रेड फूलता है। ईस्ट को खमीर भी कहते हैं। यह एक तरह की फफूंदी होती है। यह आटे में मौजूद यानी आटे में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को खाकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस वजह से ब्रेड फूलती और हल्की होती है। इस वजह से ब्रेड फूलती और हल्की होती है। ईस्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करते हैं, पता रहना चाहिए। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादित करते हैं दोस्तों। तो ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करते हैं, याद रखना है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं दोस्तों। जो गैस के बुलबुले होते हैं, जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के बुलबुले जो खमीर यानी ईस्ट वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और वो फूल जाती है। ईस्ट के मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं और वो फूल जाती है। समझ में आया कैसे होता है। नेक्स्ट देखते हैं, बेकिंग सोडा में ईस्ट के उपयोग का आधार जैसे ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में किया जाता है दोस्तों। केक बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा में ईस्ट का उपयोग का आधार जैसे कि ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में, केक बनाने में किया जाता है। ये पता होना अपने को, ये पता होना। उसके अलावा देखते हैं हम सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग कैसे हो रहा है, ये देखते हैं। तो एल्कोहल हो गया, शराब हो गया, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा, है ना। फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है दोस्तों, उससे ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, ये पता होना है यहाँ पे। क्या समझ में आया। फलों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो ये समझ में आ गया वाणिज्य उपयोग क्या क्या हो रहा है। जैसे चीनी में एल्कोहल में परिवर्तन होता है दोस्तों, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन। तो चीनी में अपन ने जल डाल दिए, ईस्ट पाउडर डाल दिए, तो एल्कोहल बन जाएगा और गंध भी निकलेगी, उससे गंदी गंध भी निकलती है। तो चीनी में अपन ने एल्कोहल और ईस्ट पाउडर डाले तो एल्कोहल में परिवर्तन हो जाएगा और गंध भी रहेगी दोस्तों, उसमें गंध भी रहेगी। तो ये बताया गया है। उसके बाद देखते हैं यह प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया अपन ने पढ़े हैं, जो ये बनाने की शराब है ना, शराब और वाइन बनाने की जो प्रक्रिया पढ़े हैं, ये इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन कहलाता है दोस्तों। यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन, जिसे हिंदी में क्रिनवन कहते हैं। क्रिनवन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं दोस्तों, फर्मेंटेशन कहते हैं। तो फर्मेंटेशन की खोज फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने। देखो ये लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज 1857 में की थी, 1857 में की थी, है ना। लुई पास्चर का योगदान रहा है। लुई पास्चर ने 1857 में यह साबित किया था कि फर्मेंटेशन एक जीवित प्रक्रिया है जो खमीर यानी ईस्ट और जीवाणु जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा बनती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा की जाती है। तो फर्मेंटेशन क्या है? तो फर्मेंटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक अणु जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की मदद से गैस या एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है, गैसों में या एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है ना। तो उसकी एग्जाम्पल वही है। फर्मेंटेशन का उपयोग शराब, ब्रेड, दही, शेकर सूट, सेब, साइडर, सिरका और कम पूजा जैसे खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जा रहा है दोस्तों, पेय पदार्थ के उत्पादन में किया जा रहा है। लुई पास्चर ने न केवल फर्मेंटेशन की खोज की थी, बल्कि उन्होंने पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया का भी आविष्कार किया था, जो अपन आगे पढ़ेंगे। रोगों के रोगाणु सिद्धांत को भी विकसित किया था, उनकी भूमिका निभाई थी। तो ये समझ में आ गया, ये कभी पूछा फर्मेंटेशन की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी, है ना। बस बात करते हैं नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग देखते हैं। तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। कई बार दोस्तों डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, गोली देते हैं, गोली यानी कैप्सूल देते हैं, जो प्रतिजैवी यानी एंटीबायोटिक। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है दोस्तों। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और वृद्धि को रोकते हैं दोस्तों, वृद्धि को रोकते हैं, है ना। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैवी अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। इस प्रकार की औषधियों को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं दोस्तों। तो औषधियों में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है दोस्तों। आजकल जीवाणु और कवक से प्रतिजीवी औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो उनके नाम है जैसे ये
स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो टेबलेट आती है वो भी एंटीबायोटिक है दोस्तों। टेप्रासाइक्लिक नाम की जो टेबलेट आती है वो भी एंटीबायोटिक है। और एरिथ्रोमाइसिन नाम की जो टेबलेट आती है वो भी एंटीबायोटिक है दोस्तों। तो एंटीबायोटिक दवाएं जो है जीवाणु संक्रमण का इलाज करती है। ये तो जीवाणुओं को मारकर उनकी वृद्धि को रोकती है, लेकिन वे वायरस या अन्य संक्रमण के लिए प्रभावी नहीं होती। तो जीवाणु के लिए प्रभावी होती है एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया के लिए प्रभावी भी होती है, वायरस के लिए नहीं होती है ना। तो वायरस के लिए भी होती है लेकिन कम होती है। तो अलग अलग टाइप की बनी रहती है, तो उनके नाम यहाँ बताया गया है दोस्तों, बस है ना। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदरूनी कामकाज को बाधित करने में काम करती है, जिसे मारती है और वृद्धि को रोकती है दोस्तों। और जैसे ही वृद्धि को रोकती है तो हमारा शरीर जो है फिर उनको और मारने लगता है और उस वजह से ठीक हो जाते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक दवाएं कई प्रकार की होती है, जिसमें से कुछ का नाम है जैसे पेनिसिलिन भी आती है एक, है ना, सेफ्लोस्पोरिन नाम की भी आती है, कई प्रकार की आती है। तो यहाँ पे 3 नाम एनसीईआरटी में लिखे हुए थे, तो मैंने वही लिखा हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेप्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन नाम की एंटीबायोटिक दवा आती है जो जीवाणुओं को मारने में काम करती है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजीवी मिलाए जाते हैं दोस्तों। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजीवी मिलाए जाते हैं, ये पता होना। प्रतिजीवी का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है। कुछ पौधों में जो रोग हो जाते हैं, रोगों को नियंत्रण के लिए भी किया जा रहा है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजीवी प्रभावशाली नहीं होता दोस्तों। सर्दी जुकाम और फ्लू ये वायरस से हो रहा है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू प्रतिजीवी प्रभावी नहीं होता, क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं तो इनकी टेबलेट अलग आती है दोस्तों। इनकी टेबलेट अलग आती है जो वायरस से लड़ने वाली काम करती है ना। तो ये पता होना। उसके बाद इसी से क्या हुआ था, 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंदी से पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों। फफूंद से, फफूंदी नहीं, फफूंद से। फफूंद जो हो जाती है ना कभी कभी ब्रेड पे, रोटी पे, है ना, जो अपन कई बार बासी रोटी जो फफूंद वो लग भी जाती है, बासी रोटी भी अपन खा लेते हैं दोस्तों, तो उतना नुकसान नहीं करता। ज़्यादा ही खराब रहती है तो पेट खराब होता है, लेकिन वो उतनी नुकसान नहीं करती। इम्यूनिटी बढ़ती का हो तो अपनी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है उसको पचाने में ज़्यादा ताकत लगती है, तो इम्यूनिटी मजबूत हो जाती का हो। तो बासा खाना खाते थे कि नहीं पहले के लोग, है ना। तो देखो क्या हुआ था, 1828 में सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि प्रयोगशाला में कि एक अन्य नमूना लिया उन्होंने और बिना उसमें नीले हरे रंग की फफूंद ने उसे दूषित कर दिया था। तो डिश पर मौजूद बैक्टीरिया घुल रहे थे, तो उन्होंने फफूंदी का प्रयोग किया और पाया कि कई रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है ना। जो फफूंद होता था वो कई रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देती है। तो उससे उनको समझ में आया कि फफूंद से ही पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ दोस्तों। पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ और उन्होंने देखा कि फफूंद जो है दूसरे बैक्टीरिया को मारने में मदद कर रही है, तो उसी से पेनिसिलिन बनी और एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार हुआ। और बाद में फिर जैसे कि कुछ हो जाता है तो उसके ऊपर अपन ने पेनिसिलिन लगाया, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनकी वृद्धि को रोक के उनको मारने का काम करती है। तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, फफूंद से की थी, याद रखना है। और सन 1829 में की थी। प्रयोग किया था उन्होंने 1828 में, लेकिन पूरा उनको फिर आविष्कार करे उन्होंने 1829 में। 1829 याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1929 है। 1929 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन की खोज की थी। ये नाम याद रखना है किसने की थी। वैक्सीन की बात करते हैं। दोस्तों, वैक्सीन जिसे टीका भी कहते हैं, वैक्सीन जिसे टीका कहते हैं, टीके वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी को रोकने में मदद करते हैं। आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करते हैं और हानिकारक आक्रमणकारियों से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। वे जीवित और मृत रोगजनक के हिस्से का उपयोग कर काम करते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। पुनः प्रवेश करते हैं तो
पुनः प्रवेश करते हैं तो उससे किया प्रकार लड़ता है, यानी वो एंटीबॉडी उससे लड़ता है। तो इस प्रकार टीके का आविष्कार हुआ था दोस्तों, जिसे वैक्सीन कहते हैं। जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके द्वारा रोका जा सकता है। अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके द्वारा रोका जा सकता है, जैसे कि हैजा, क्षय, चेचक और हेपेटाइटिस के टीके लगते हैं दोस्तों। इनके टीके लगते हैं कि नहीं? जैसे कोरोना का भी टीका लग रहा था, कोरोना का टीका लग रहा था कि हमारा शरीर अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करे, है ना, इम्यूनिटी बढ़ाए और एंटीडोट बनाए। एंटीडोट बनाने के बाद कि बाहर से कोई भी वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उनसे लड़े, इसलिए वो टीके लगाए जा रहे थे दोस्तों, इसलिए वो टीके लगाए जा रहे थे। तो इस प्रकार के टीके वैक्सीन जैसे अनेक बीमारियों रोकने में मदद करते हैं, जैसे कि हैजा का टीका लगता है, क्षय, है ना, क्षय का टीका, चेचक का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, ये टीके लगते हैं दोस्तों। टीके के बारे में समझ में आ गया, टीके लगते हैं। तो टीके की खोज के बारे में यहाँ पे देखो, एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। चेचक के टीके की खोज किसने की? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार। चेचक के टीके की खोज 1789 में एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। दुनिया का पहला टीका माना जाता है इसको, दुनिया का पहला टीका माना जाता है। एडवर्ड जेनर जो थे एक अंग्रेज चिकित्सक और वैज्ञानिक थे, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी दोस्तों। चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक हो जाता है दोस्तों, चेचक से रोकने के लिए उसके टीके की खोज की थी, है ना। चेचक के टीके की खोज की थी। तो समझ में आया दोस्तों, चेचक जो है वायरस से होने वाला है, तो वायरस से होता है, तो चेचक के लिए चेचक के टीके की खोज किसने की करके पूछा जाता है, तो एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने की थी, याद रखना है। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल भी करते हैं, है ना। जीवाणु के अलावा नीले हरे शैवाल भी वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है और स्थिरीकरण करते हैं दोस्तों। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही किया जाता है, ये पता होना थोड़ी सी जानकारी अपने को। अब बात करते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव की बात करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों को रोग उत्पन्न करते हैं दोस्तों। रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु तथा रोगजनक कहते हैं। रोगाणु तथा रोगजनक कहते हैं, है ना, रोगजनक कहते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों के रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा फैलते हैं, कई बार जल के द्वारा फैलते हैं, भोजन के द्वारा, अथवा कायिक संपर्क से फैलते हैं दोस्तों। कायिक संपर्क से फैलते हैं, जिसे संचरणीय रोग कहते हैं, जिसे संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे कि हैजा, है ना, सामान्य सर्दी जुकाम एक से दूसरों को हो जाता है। चिकन पॉक्स भी फैलता है दोस्तों, चिकन पॉक्स। इसके अलावा और कौन से फैलने वाले रोग हैं? चिकन पॉक्स के अलावा जुकाम तो देख लिया अपन ने। उसके अलावा एवं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आया नहीं ढंग से, क्षय यानी टीबी रोग, ये भी संपर्क में आने से फैलते हैं दोस्तों। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। तो ये याद रखना है ना, ये याद रखना है दोस्तों। ये समझ में आया जो नाम बताया। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक और सूक्ष्म जीवों से रोग वाहक का कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे घरेलू मक्खी जो होती है, एक जगह से दूसरे जगह यानी रोग वाहक का कार्य भी करती है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जिसे घरेलू मक्खी करती है दोस्तों। घरेलू मक्खी, ये समझ में आया। उसके अलावा ये क्वेश्चन आते रहता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर जो प्लाज्मोडियम परजीवी को अपने शरीर में ले जाती है और उसे फैलाती है दोस्तों। इस तरह का मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया का संक्रमण फैलाने में मदद करता है। तो क्वेश्चन आता है कई बार,
मादा एनोफ्लीज कौन से मच्छर के काटने से होता है करके। देखो एक तो क्वेश्चन ये आएगा मलेरिया कैसे होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो मच्छर के काटने से होता है, तो कौन सा मच्छर, वो भी मादा, है ना, मादा मच्छर। जो नर मच्छर होते हैं वो आवाज करते हैं दोस्तों, इधर उधर जैसे अपन बैठे रहते हैं करके जो बौराते हुए आते हैं ना, तो वो नर मच्छर होते हैं। मादा मच्छर आवाज नहीं करती, मादा मच्छर आवाज नहीं करती, नर मच्छर आवाज करते हैं और उनको आकर्षित करते हैं। तो मादा मच्छर और नर, तो मादा मच्छर आवाज नहीं करती। तो मादा एनोफ्लीज नाम का जो मच्छर होता है, एनाफ्लीज, ये याद रखना है। मादा एनाफ्लीज प्लाज्मोडियम से होता है। कभी पूछा परजीवी का नाम क्या है जो लेके उड़ता है वो, तो प्लाज्मोडियम, है ना। मलेरिया परजीवी का वाहक है जो प्रोटोजोआ से होता है। तो कभी पूछा मलेरिया कौन से मच्छर काटने से होता है, ये मादा एनोफ्लीज प्लाज्मोडियम के कारण, है ना। वाहक क्या है, प्लाज्मोडियम है। उसके अलावा कभी पूछता है अपने को, अगर पूछा एडीज मच्छर यानी डेंगू कैसे होता है। एक तो होता है मलेरिया, है ना, जो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और कभी पूछा डेंगू वायरस से होता है। ये देखो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, लेकिन डेंगू होता है वायरस के कारण, डेंगू होता है वायरस के कारण। और मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। और मलेरिया होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से। तो ये याद रखना है, ये दोनों ये याद रखना है। डेंगू पूछता है कई बार, ये वायरस से होता है, और मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है ना। इस कारण मानी जमा नहीं रहती। तो ये समझ में आ गया, दोनों चीज पूछे जाता है, ये वाला और ये वाला। इसके अलावा क्षय रोग की बात करते हैं। क्षय रोग जिसे ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, टीबी रोग, है ना। टीबी रोग ये जीवाणु के द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है और जीवाणु से होता है दोस्तों, जीवाणु से होता है। कभी पूछा टीबी रोग कैसे होता है, जीवाणु के कारण होता है। खसरा समझ में आ गया। टीबी जो है, क्षय रोग, ये जीवाणु से होता है। खसरा जो होता है, खसरा वायरस से होता है, खसरा जो होता है वायरस से होता है, याद रखना है। चिकन पॉक्स जो है, ये वायु और सीधे संपर्क से होता है, वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, वायु और जल द्वारा, तो पोलियो भी वायरस से होता है ना। तो ये पता होना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा काय से होता है। तो क्षय रोग जो है जीवाणु से होता है, खसरा जो होता है वायरस से होता है, चिकन पॉक्स जो है वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। उचित समय पर टीकाकरण लगवाकर इससे निपटा जा सकता है ना। रोगी व्यक्तियों में अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है। ये सब रोगों में रोगी व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है, और उचित समय में टीकाकरण करके इसे लड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके अलावा हैजा जो है जल और भोजन से होता है, हैजा। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, तो हैजा और टाइफाइड जीवाणुओं से होता है दोस्तों, याद रखना है। जल से भी होते हैं कई बार, हैजा टाइफाइड, ये जल द्वारा भी होता है। खराब भोजन खाने से भी हो जाता है, जल से भी हो जाता है। स्वच्छता एवं अच्छी आदतें जैसे कि उबालकर पेयजल एवं टीकाकरण लगवा के भी इसको ठीक किया जा सकता है। तो पानी को उबालकर पिए, ये बताया गया था उसमें, तो मैंने बताया। कभी पूछा हैजा टाइफाइड जीवाणु से होता है दोस्तों, जल के द्वारा, याद रखना है, जल से होता है। हेपेटाइटिस ए नाम का एक वायरस होता है, वायरस से, ये भी जल से होता है। हेपेटाइटिस जो ए वाली बीमारी है, ये भी जल से होती है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें बचने के लिए, और टीकाकरण भी लगवा सकते हैं, है ना। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर के काटने से। कीटनाशक का छिड़काव करके पानी को रुका नहीं देना चाहिए, वैसे ही में फैलते हैं सब ये, ऐसे मच्छर पैदा हो जाते हैं दोस्तों। तो पानी एक जगह में रुका नहीं रहना चाहिए, बरसात का पानी, उसके वजह से भी ये सब हो जाते हैं दोस्तों, पानी सड़ता है तो उस वजह से। कीटनाशक का छिड़काव करवा के भी साफ सफाई करते हैं। तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, इतना याद रखें, है ना, प्रोटोजोआ के कारण होता है। उसके बाद एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स नाम का रोग होता है दोस्तों। एंथ्रेक्स रोग मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, या जीवाणु द्वारा होता है, पता रहना चाहिए। एंथ्रेक्स रोग जो है, एंथ्रेक्स जो रोग है, एंथ्रेक्स नाम का जो रोग है, ये मनुष्य और मवेशी दोनों में हो सकता है। मनुष्य और मवेशी में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु के द्वारा होता है। कभी पूछा एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के द्वारा होता है। इसके अलावा गाय में खुर एवं मुंह पका रोग, खुर पका और मुंह पका रोग नाम का एक रोग होता है दोस्तों। रोग जो वायरस के द्वारा होता है, मवेशियों में होता है, कभी पूछा जाएगा, है ना। मवेशियों में होने वाले रोग जो है वायरस से होता है, जिसका नाम है खुर पका और मुंह पका रोग। ये चौपहिया जानवरों में होता है, चौपहिया जानवरों में होता है खुर पका एवं मुंह पका रोग। ये वायरस के कारण होता है मवेशियों में, चार चौपहिया जानवरों में, जैसे गाय, बकरी, है ना, बैल। तो इसमें खुर पका एवं मुंह पका रोग होता है, याद रखना है, वायरस के कारण ये पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस
एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु की खोज की थी। कौन से जीवाणु की? बेसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था दोस्तों, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था, ये पता होना। एंथ्रेक्स रोग का कारक था, तो ये पूछा जाता है। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। जो रॉबर्ट कोच ने, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी पूछेगा एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच ने 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था। जो एंथ्रेक्स रोग का कारक था, ये याद रखना है। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों के में रोग के कारक बनते हैं। रोग के कारक बनते हैं दोस्तों। जैसे नींबू का कैंसर जो रोग होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु के द्वारा, है ना, जीवाणु के द्वारा नींबू में कैंसर जो हो जाता है वो जीवाणु के द्वारा। गेहूं में रस्ट नाम का रोग होता है दोस्तों, कवक के द्वारा। गेहूं में रस्ट नाम का रोग होता है कवक के द्वारा, वायु एवं बीजों में हो जाता है। वायु से बीजों में हो जाता है। भिंडी की पित्त में रोग होता है एक वायरस द्वारा, कीटों द्वारा होता है और वायरस के द्वारा। कीट करते हैं और वायरस के द्वारा, तो कई बार पूछ लेता है दोस्तों। नींबू में कैंसर का रोग जीवाणु के द्वारा होता है, गेहूं में राष्ट्र कवक के द्वारा होता है, और भिंडी में पित्त रोग जो है वायरस के कारण होता है, ये पता होना। अब बात करते हैं अपन फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग क्या होता है इसके बारे में सुनो। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो जाता है दोस्तों। खाद्य से विषाक्त हो जाता है। हमारे भोजन में होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है दोस्तों। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसलिए खराब खाना नहीं खाना चाहिए, उसी से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसी से दूषित भोजन खाने से होने वाले पाचन तंत्र में संक्रमण या जलन को खाद्य विषाक्तता कहते हैं, जिसकी बीमारी भी हो जाती है। वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी की वजह से होता है दोस्तों। वायरस से, बैक्टीरिया से या परजीवी की वजह से होता है, जिसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। फूड पॉइजनिंग कहते हैं पेट खराब हो जाना, बीमारी हो जाना, तो ये फूड पॉइजनिंग खराब भोजन करने से होता है, दूषित भोजन से। बात करते हैं फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं खाद्य संरक्षण का मतलब होता है भोजन को खराब होने से बचाना, ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित और खाने योग्य बना रहे। इसमें विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है दोस्तों, जिसमें से जैसे सुखा दो तो खराब नहीं होता। ठंडा करना भी है दोस्तों, फ्रिज में रखते हैं ना कई बार, है ना, फ्रिज में रखना। डिब्बा बंदी करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फूड प्रिजर्वेशन जो है ये नमक और खाद्य तेल का उपयोग किया जाता है। कई बार नमक का उपयोग किया जाता है, कुछ खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तेल का उपयोग भी करते हैं दोस्तों। जैसे तेल का उपयोग, जैसे अचार बनाते टाइम पे अपन उसमें तेल डाल देते हैं तो खराब नहीं होता। तेल का उपयोग भी करते हैं, परीक्षण भी करते हैं। इसमें सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक है दोस्तों, सामान्य परीक्षक है। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, पूछा जा सकता है। खाद्य संरक्षण के विभिन्न तकनीक है, जैसे कि रसायन का उपयोग करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं, सिरके का उपयोग करते हैं, चीनी, तेल आदि का उपयोग किया जाता है, यह ना आदि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टल पाउडर जैसे बेंजोइक अम्ल, सोडियम बेंजोएट बोलते हैं उसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड के संयोजन से बना हुआ रहता है। तो बेंजोइक अम्ल अपने आप में एक इच्छक परीक्षण है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर उत्पादनों में घुलने में मदद करता है दोस्तों, और खराब होने से बचाता है। तो कभी पूछा आपको क्या मिलाने से खराब नहीं होता? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परीक्षक है और इनका उपयोग करते हैं। सामान्य परीक्षक है और इनका उपयोग करते हैं, ये पता होना, इनका उपयोग करते हैं। तो ये समझ में आया। नमक का उपयोग मांस, मछली के परीक्षण में किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक किया जा रहा है। और आंवला इमली से भी करते हैं दोस्तों। आंवला और इमली डाल दो तो उससे भी बचाया जा सकता है। चीनी द्वारा जैम, जेली और रकवेस खाद्य पदार्थ से नमी में कमी आती है। ये मिलाने से नमी में कमी आती है, जो प्रदूषण करने वाले जीवाणु या संदुष्ट करने वाले जीवाणु की वृद्धि में नियंत्रित करता है ना। ये डालने से भी नियंत्रित हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं तेल और सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने एवं सब्जियां, फल, मछली तथा मांस के परीक्षण में भी किया जाता है, यानी इनको बचाने के लिए भी किया जाता है। गर्म और ठंडा करना, दूध उबालने से सूक्ष्म जीव
जीव नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। जो दूध उबालते हैं ना अपन, उसमें दूध में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, दूध उबालने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ये पता होना, गर्म और ठंडा। उसी से फिर यहाँ पे एक नई चीज का आविष्कार हुआ था जिसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन या पाश्चुराइज्ड, PASTEURI पाश्चुराइज्ड यानी पाश्चुराइजेशन बोलते हैं दोस्तों, जिसको पाश्चीकरण भी बोलते हैं हिंदी में। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध और फल के रस को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके हानिकारक बैक्टीरिया और रोगाणु को नष्ट किया जाता है, जिसमें उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ती है, वे सुरक्षित हो जाते हैं दोस्तों, और सुरक्षित हो जाते हैं। तो क्या होता है देखो, इसी से पाश्चुरीकरण का आविष्कार हुआ था, है ना। तो कैसे हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है देखो। पाश्चुराइज्ड में क्या होता है, दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो पाश्चुराइज्ड दूध होना। देखो क्या हुआ था, इसकी खोज किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चर जो थे, अभी लुई पाश्चर के बारे में अपन ने पढ़े थे ना, लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी, चेचक के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी, उन्होंने ही ये वाली चीज को बताया था। तो क्या हुआ था, दूध को सबसे पहले उन्होंने 70 डिग्री में गर्म किया, 70 डिग्री पर गर्म किया, 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करके रखा दोस्तों, 15 से 30 सेकंड तक के गर्म करके रखा 70 डिग्री में। फिर एकांक ठंडा कर दिया, एकदम से ठंडा कर दिया, एकांक ठंडा कर दिया, उसका भंडारण कर लिया, एकांक ठंडा करके उसका भंडारण कर लिया। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है, ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। फिर उसको पैकेट में या डब्बे में पैक करके बेचा जा सकता है ना। तो दूध ऐसी चीज है दोस्तों, अगर अपन दूध धुले फिर रख दें तो 1-2 दिन में खराब हो ही जाएगा, दूध दही में परिवर्तन हो जाएगा या खराब हो जाएगा, या बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवों द्वारा। लेकिन ये एक ऐसी विधि है ना, ये विधि के द्वारा दूध को बचाया जा सकता है, तो ये इसलिए इन्होंने बनाई थी। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और अपने खुद के ही नाम पर इसका नाम रख दिया था, पाश्चुरीकरण नाम रख दिया उसकी खुद की सरनेम के ऊपर, है ना, क्योंकि बोले मैंने किया हूँ। तो समझ में आया कैसा किया, कैसा करके होती है ये। सबसे पहले दूध को 70 डिग्री में गर्म किया, फिर 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री में रखे, है ना, रखे, और रखने के बाद एकदम से बिल्कुल ठंडा कर दिए, तो फिर उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और वो खराब नहीं होता। कई दिन तक पैकेट बंद दूध जो आते हैं ना अपन लोग मार्केट में, वो इसी के द्वारा होते हैं दोस्तों, इसी के द्वारा होते हैं। तो ऐसा हुआ था, समझ में आ गया, ऐसा हुआ था। तो ये समझ में आ गया, लुई पाश्चर ने इसकी खोज की थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। इसके अलावा वायु रोधी सील किए गए पैकेट में बेचे जाते हैं, जैसे कि चिप्स के पैकेट और कुछ पैकेट, कई सारे पैकेट अपन देखते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है दोस्तों। कुरकुरे और लेस जैसे चिप्स के पैकेट को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो एक सक्रिय गैस है जो चिप्स को ऑक्सीजन और नमी से बचाकर उन्हें ताज़ा और कुरकुरा बनाए रखती है दोस्तों। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, कभी पूछा तो, है ना, पैकेट में कौन से नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु रोधी सील किए गए पैकेट को बचाने के लिए सूक्ष्म जीवों सुरक्षित होती है। आजकल मेवे तथा सब्जियों में भी वायु रोगी सील आ रहे हैं, है ना, वायु रोगी सील आ रहे हैं जो पैकेट में बेचते हैं, जिसको पैकेट में बेचते हैं तो उसमें नाइट्रोजन गैस डालते हैं, याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में अपन ने पढ़ लिए थे, राइबोजियम जीवाणु लेग्यूमिनस पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट यानी दलहन पौधों में कि नाइट्रोजन स्तरीकरण करते हैं, में सहायता करते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन स्तरीकरण में सहायता करते हैं। राइबोजियम लेग्यूमिनस पौधों की ग्रंथियों में रहते हैं, जिन्हें सेम और मटर की उनकी ग्रंथियों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनियम में बदल देते हैं और नाइट्रोजन का स्तरीकरण करते हैं। तो राइबोजियम नाम का जीवाणु होता है, याद रखना है, जो लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं उनकी ग्रंथियों में पाया जाता है। ये पूछा जाता है, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिटेल में अच्छे से बताया था। कभी कभी तड़ित, ये याद रखना है ना। तो राइबोजियम बैक्टीरिया के बारे में समझ में आ गया ना। राइबोजियम एक ऐसा जीवाणु होता है जो फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों के साथ सहजीवी संबंध में रहता है। नाइट्रोजन का स्तरीकरण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता, इसलिए ये बैक्टीरिया करता है। यही कारण है कि राइबोजियम को एक पौधे की आवश्यकता होती है। राइबोजियम शुष्क क्षेत्र की सहित कृषि मिट्टी के लिए नाइट्रोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है दोस्तों।
महत्वपूर्ण स्रोत भी होता है। इसलिए खेतों में फलीदार पौधे लगाना चाहिए। एक फसल के बाद दूसरी फसल में फलीदार पौधे जैसे चना वना लगाए तो नाइट्रोजन स्तरीकरण का अच्छा इस्तेमाल होता है और अगली वाली जो फसल होती है वो और अच्छी होती है। तो समझ में आ गया। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्तरीकरण होता है दोस्तों। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्तरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। तो क्या होता है, प्राकृतिक में तड़ित यानी बिजली चमकने एवं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से भी वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड के संयुक्त होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं दोस्तों, ये पता होना है ना। क्या बताया मैंने, कभी कभी प्रकृति में जो तड़ित यानी बिजली चमकने एवं पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से वायुमंडल में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन ऑक्साइड से संयुक्त होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है। कभी पूछा नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको NO बोलेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, ये पता होना। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया था, है ना। उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र के बारे में देख लेते हैं। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन विभिन्न रूप से रूपांतरित होती है, फिर वायुमंडल, मिट्टी और जीवों के बीच घूमती है दोस्तों। वायुमंडल, मिट्टी और जीवों के बीच घूमती है। यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण अणु का घटक होता है। समझ में आ गया। देखो क्या लिखा है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% है दोस्तों। यह गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है दोस्तों। जैसे प्रोटीन और पर्ण रहित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होती है दोस्तों। विटामिन में उपस्थित होती है। तो पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्तरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। नाइट्रिक यौगिक में परिवर्तन कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे डायग्राम बना के दिया हुआ है, जो बिल्कुल अपने को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से इतना याद रखो जो मैंने पढ़ा चुका हूँ। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं। इसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन कर देते हैं। इसका विमोचन वायुमंडल में होता है दोस्तों। तो ये समझ में आया। क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया जिसमें कुछ विशिष्ट जीवाणु करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन का स्तरीकरण कुछ विशिष्ट जीवाणु करते हैं। इतना समझ में आया क्या? अपन ने उधर पढ़ भी चुके हैं। अभी लास्ट फैक्ट देखिए, बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है दोस्तों। ये क्या है याद रखना है, वायरस है लेकिन इसका नाम बैक्टीरियोफेज रखें। क्यों रखें? क्योंकि ये बैक्टीरिया को खाता है ना। बैक्टीरिया को खाता है इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज है। लेकिन वायरस, बैक्टीरियोफेज क्या है एक वायरस जिसका नाम है वायरस, इसलिए वो बैक्टीरिया को खाता है। फेज का मतलब खाना होता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेज रखें। बैक्टीरियोफेज वायरस गंगा जल में खुद को साफ करने की क्षमता बनाए रखता है दोस्तों। गंगा नदी का पानी को एक बाटल में भर के कई साल तक भी रख दोगे दोस्तों, दूसरा पानी सड़ जाता है, लेकिन गंगा नदी का पानी नहीं सड़ता। क्यों नहीं सड़ता? उसका कारण है कि उसमें एक बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पाया जाता है, जो वहाँ पे हानिकारक बैक्टीरिया को खा जाता है, वृद्धि करने से रोकता है और खा जाता है और पानी को शुद्ध बनाए रखता है ना। पौराणिक कथाओं में कुछ अन्य कारण बताए गए हैं, उसके धार्मिक ग्रंथों में कुछ अन्य कारण बताए गए गंगा नदी का पानी शुद्ध क्यों है करके। और साइंस के हिसाब से बताया गया है कि उसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस है, यानी इस वजह से वो पानी शुद्ध है करके ये बताया गया है ना। और धार्मिक ग्रंथों में बताया गया भगवान शिव की जटाओं से निकली है गंगा, है ना, गंगा मैया, तो वो कारण बताए गए हैं। तो यहाँ समझ में आया क्या? तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है और उन्हें खत्म कर देता है, खा जाता है। इसलिए इसे फेज भी कहा गया है। बैक्टीरियोफेज प्राकृतिक में सबसे आम जैविक संसाधनों में से एक है जो गंगा नदी में पाया जाता है दोस्तों। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और जिसे पानी की प्राकृतिक रूप से शुद्ध बनाए रखता है, इसलिए उसका पानी शुद्ध है, हर समय शुद्ध रहता है दोस्तों। बस यही बताया गया है। तो ये याद रखना, बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस है ना, वायरस है ये, नाम बैक्टीरियोफेज रखें क्योंकि बैक्टीरिया को खा जाता है।
तो इस तरीके से लेक्चर खत्म दोस्तों। जो भी काम की जानकारी मैंने देने की कोशिश किया, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, लेकिन काम की जानकारी आपको बेसिक समझ विकसित हो सके आपको साइंस की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर को थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करें, बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे हैं, इस वजह से मैं धीरे धीरे लेक्चर्स बना रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते दोस्तों।